किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। पूर्वांचल में खेतों से मंडी तक की कोल्ड चेन, रेशम कृषकों को शीघ्र भुगतान करने के निर्देश, पुरस्कार वितरण के साथ शाक भाजी व पुष्प प्रदर्शनी का समापन, जलवायु परिवर्तन से गेहूं उत्पादन में आ सकती है गिरावट, फूलों की खेती से आएगी खुशहाली और पेड़ नहीं चमत्कार है सहजन। अब कृषि समाचार विस्तार से। पूर्वांचल के सब्जी उत्पादकों के लिए रेल मंत्रालय ने कोल्ड चेन का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत सब्जियों और फलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए और दूर दराज तक पहुंचाने के लिए एसी कंटेनर बनाए जाएंगे। इसके लिए प्रोजेक्ट की शुरुआत गाजीपुर से होगी, जिसके बाद वाराणसी का नंबर आएगा। इस कोल्ड चेन में पारंपरिक कोल्ड स्टोरेजों से अलग कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज तकनीक वाले खास स्टोर बनेंगे, जहां ताजी सब्जियों और फलों को सुरक्षित रख बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। यहां पैकिंग ग्रेडिंग के साथ ही ब्रांडिंग और निर्यात की सुविधा होगी और आईटी नेटवर्क के जरिए इन स्टोर को एसी कंटेनरों की सहायता से फार्म और बाजार से जोड़ा जाएगा। प्रदेश सरकार ने रेशम कृषकों को रेशम के मूल्य का भुगतान जल्द करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को दिए गए निर्देशानुसार रेशम उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसके कीड़ों के खाने व पालन के लिए कृषि फार्मों और खेतों में अधिक पत्ती उत्पादन क्षमता वाली शहतूत प्रजातियों के पौधों को उगाने व नर्सरी तैयार करने के लिए कहा गया है। सरकार के अनुसार रेशम विकास के कार्यक्रमों में अल्पसंख्यकों को 20% भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस योजना से महिलाओं को विशेष रूप से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे कुटीर उद्योग लगाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने राजभवन में आयोजित प्रादेशिक शाक भाजी फल एवं पुष्प प्रदर्शनी के पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने वाले विजेताओं को सम्मानित किया। इस प्रदर्शनी में 1004 प्रतिभागियों ने भाग लेकर विभिन्न वर्गों में 4000 से अधिक प्रदर्शनों को प्रदर्शित किया। राज्यपाल ने प्रदर्शनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि खेती लाभदायक बने, इसके लिए किसानों को नई तकनीक, बाजार की उपलब्धता तथा उचित भंडारण व्यवस्था की आवश्यकता है। वर्तमान में आबादी बढ़ी है मगर खेती की जमीन नहीं बढ़ी, फिर भी हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं और विदेशों को निर्यात भी करते हैं। इसके लिए हमारे किसान बधाई के पात्र हैं। यदि जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में आने वाले बदलावों को रोकने के लिए जल्द उपाय नहीं किए गए तो दुनिया का गेहूं उत्पादन आगामी दशकों में 1/4 घट सकता है। ये बात अमेरिका में किए गए एक शोध में शोधकर्ताओं ने कही। शोधकर्ताओं ने पाया कि प्रति 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ोतरी से गेहूं के उत्पादन में 6% की गिरावट आएगी। खाद्य क्षेत्र के बारे में शोध करने वाली इस टीम में अमेरिका के कंसास विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल डेवलपमेंट फीड के निदेशक व भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक भी शामिल हैं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने फूलों की खेती के लिए अनुदान की सीमा में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है, जिससे किसानों में काफी प्रसन्नता है। राजधानी में बख्शी का तालाब, काकोरी, माल व सरोजनी नगर में फूलों की खेती अन्य ब्लॉकों के मुकाबले ज्यादा होती है। ग्लैडियोलस की खेती के लिए अनुदान की सीमा पहले 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर थी, जो अब बढ़ाकर 60,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। इसके अलावा गेंदा व गुलाब की खेती के लिए अनुदान 25,000 रुपए से बढ़ाकर 37,5 हजार रुपए कर दी गई है। फूलों की खेती में अनुदान के लिए इच्छुक किसान जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय बागवानी शोध एवं विकास संस्थान के उपनिदेशक डॉक्टर रजनीश मिश्र के अनुसार करीब 5000 साल पहले आयुर्वेद ने सहजन की जिन खूबियों को पहचाना था, आधुनिक विज्ञान में वो साबित हो चुकी हैं। हमारे आसपास उगने वाला सहजन एक ऐसा पेड़ है जिसकी पत्तियों एवं फलियों में 300 से अधिक रोगों की रोकथाम के गुण, 92 विटामिन, 46 एंटीऑक्सीडेंट, 36 दर्द निवारक और 18 तरह के एमिनो एसिड मिलते हैं। चारे के रूप में इसकी हरी या सूखी पत्तियों के प्रयोग से पशुओं के दूध में 1.5 गुने से अधिक और वजन में 1/3 से अधिक की वृद्धि की रिपोर्ट है। यही नहीं, इसकी पत्तियों के रस को पानी के घोल में मिलाकर फसल पर छिड़कने से उपज में 1.25 से अधिक की वृद्धि होती है। सहजन में संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी, गाजर से 4 गुना ज्यादा विटामिन ए, दूध से 4 गुना ज्यादा कैल्शियम, केले से 3 गुना ज्यादा पोटेशियम और दही से 3 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियां। वर्तमान शुष्क तथा बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान भाई सभी सब्जियों तथा सरसों की फसल में चेपा के आक्रमण की निगरानी करते रहें। यदि कीटों की संख्या अधिक हो तो नियंत्रण के लिए सब्जियों में इमिडाक्लोप्रिड को 0.25 से 0.5 मिलीलीटर मात्रा को
प्रति लीटर पानी की दर से सब्जियों की तुड़ाई के बाद करें। सब्जियों की फसलों पर छिड़काव के बाद 1 सप्ताह तक तुड़ाई न करें। बीज वाली सब्जियों पर चेपा के आक्रमण पर विशेष ध्यान दें। मूंग और उड़द की फसलों की मार्च में बुआई हेतु किसान भाई किसी प्रमाणित स्रोत से उन्नत बीजों का संग्रह करें। मूंग की उन्नत प्रजातियां हैं पूसा विशाल, पूसा बैसाखी, PDM 11, SML 32। उड़द की उन्नत प्रजातियां हैं पंत उड़द 19, पंत उड़द 30, पंत उड़द 35, PDU 1। बुआई से पूर्व बीजों को फसल विशेष राइजोबियम तथा फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया से अवश्य उपचार करें। इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि भिंडी की A4, परवनी क्रांति, अर्का अनामिका आदि किस्मों की बुआई शुरू करें। बुआई से पूर्व खेतों में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें। बीज की मात्रा 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की फसल में रोगों विशेषकर रतुआ की निगरानी करते रहें। काला, भूरा अथवा पीला रतुआ आने पर फसल में डाइथेन M45 का छिड़काव करें। पीला रतुआ के लिए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त है। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान से ऊपर रोग का फैलाव नहीं होता। भूरा रतुआ के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ नमी युक्त जलवायु आवश्यक है। काला रतुआ के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान और नमी रहित जलवायु आवश्यक है। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान टमाटर, मिर्च, कद्दू वर्गीय सब्जियों के तैयार पौधों की रोपाई इस सप्ताह कर सकते हैं। इस मौसम में प्याज की समय से बोई गई फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहें। कीट के पाए जाने पर कॉन्फिडोर 0.5 मिलीलीटर को 3 लीटर पानी के साथ किसी चिपकने वाले पदार्थ जैसे टीपोल आदि में मिलाकर छिड़काव करें तथा नीला धब्बा रोग की निगरानी करते रहें। रोग के लक्षण पाए जाने पर डाइथेन M45 को 3 किलोग्राम प्रति लीटर पानी के साथ किसी चिपकने वाले पदार्थ जैसे टीपोल आदि में मिलाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। धान लखनऊ मंडी में 1360 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 1340 रुपए, फैजाबाद में 1350 रुपए और गोंडा में 1325 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो चावल लखनऊ मंडी में 2150 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 2040 रुपए, फैजाबाद में 2070 रुपए और गोंडा में 2030 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गेहूं लखनऊ मंडी में 1600 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 1455 रुपए, फैजाबाद में 1540 रुपए और गोंडा में 1520 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। मसूर की बात की जाए तो लखनऊ की मंडी में मसूर 5675 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 5270 रुपए, फैजाबाद में 5775 रुपए और गोंडा में 5950 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गुड़ शाहजहांपुर में 2310 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 3090 रुपए और गोंडा में 3050 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। सब्जियों में आलू लखनऊ मंडी में 575 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 430 रुपए, फैजाबाद में 690 रुपए और गोंडा में 600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। टमाटर लखनऊ मंडी में 1350 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 1000 रुपए प्रति क्विंटल और फैजाबाद में 1040 रुपए प्रति क्विंटल और गोंडा में 900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज लखनऊ मंडी में 1600 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 1260 रुपए, फैजाबाद में 1485 रुपए और गोंडा में 1510 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। बैगन लखनऊ मंडी में 1300 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 580 रुपए, फैजाबाद में 985 रुपए और गोंडा में 900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। हरी मटर लखनऊ मंडी में 2100 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 1700 रुपए और फैजाबाद में 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी। गोभी का भाव लखनऊ मंडी में 1000 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 580 रुपए, फैजाबाद में 655 रुपए और गोंडा में 1200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि उन्नत खेती का ढंग यदि हम अपनाएंगे, ऊसर बंजर में भी फसल उगाएंगे। अभिप्राय ये है कि पारंपरिक ढंग से तो हम खेती करते ही हैं, अगर इसके स्थान पर हम वैज्ञानिक ढंग से खेती करें, वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाएं, तो हम ऊसर बंजर में भी फसल उगा सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक ढंग से खेती किस तरह से की जाए, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है और यह जानकारी हम समय समय पर आपको दिलवाते भी रहते हैं। तो इसी क्रम में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं फूलों की खेती में सामयिक कार्य, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS कटियार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई फूलों की खेती कर रहे हैं, तो उन्हें इस समय अपने खेतों में किस तरह के सामयिक कार्य करने हैं? फूलों की खेती जो किसान भाई कर रहे हैं उसका बहुत दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि जो भी यानी थोड़े से एरिया में भी यानी किसान भाई अधिक से अधिक आय प्राप्त कर रहे हैं और फूलों की हर प्रकार के कार्यक्रम में मांग होने के कारण बाजार में भी कोई विशेष परेशानी नहीं होती है, जिससे कि उनको थोड़े से एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा एक नकदी फसल के रूप में यानी ग्रो करते हैं। यदि फूलों के यानी सामयिक कार्य की बात करें तो एक फसल होती है ग्लेडुलस, जो इस समय मतलब यानी बाजार में खूब उपलब्ध है। सभी जो यानी फ्लोरिस्ट हैं, जो फूलों की दुकान है, उसमें सभी लंबी डंडी का एक मतलब पुष्प होता है, वो किसान भाई जो ग्रो कर रहे हैं जिसे हम ग्लेडियोलस, हाँ ग्लेडुलस नाम के से जानते हैं। तो इसमें डॉक्टर साहब किस तरह के हमें सामयिक कार्य करना है? सामयिक कार्य सबसे जो इस समय फसल लगभग तैयार होगी, मतलब स्पाइक निकल रहे होंगे और स्पाइक ही उसके काटने की पर ही उसकी कीमत का निर्धारण होता है। अगर किसान भाई दूर मार्केट भेज रहे हैं, बम्बई या दिल्ली या यानी बाहर विदेश भेज रहे हैं, तो ध्यान रखें कि जो ही पहली बड मतलब एक स्पाइक में लगभग 15, 16, 18 बड तक होती हैं, जो ही पहली बड मुस्कुराई दिखाई दे उस समय पौधे जहां से यानी स्पाइक निकल रहा है वो दोनों तरफ चाकू लगाएं और
यानी साफ यानी तेज धार से काटें और मतलब सीधा काटें, तिरछा ना काटें। पहला तो ये तिरछा ना काटकर सीधा काटें, मतलब दोनों तरफ लगाएं। मतलब अगर पौधा है तो दोनों तरफ चाकू लगा पहले ऐसे डालो, फिर ऐसे काटें। तो काटते समय किसान भाई ये बहुत विशेष ध्यान रखें कि 4-5 पत्तियां अवश्य पौधे में बच जाए। मतलब जब काटे हैं ऐसा ना हो बिल्कुल उसमें पत्ती बचे ना, या 1-2 बच जाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो आपको मिलने वाला कार्ब्स है जो नीचे यानी आपको अगली साल बोने के लिए बीज मिलेगा, अगर पत्तियां नहीं होंगी, भोजन नहीं बनेगा, तो आपको वो कार्ब बहुत छोटी अवस्था में मिलेगा। और जब उसको रख के अगली साल बुआई के लिए प्रयोग करेंगे तो उसमें जो है कि स्पाइक छोटा निकलेगा। मतलब ऐसे यानी शोध कार्य हुए हैं, अगर जो यानी कार्ब का साइज बड़ा होगा तो स्पाइक उसी हिसाब से बनता है। मतलब तो इसका है कि हमें 4-5 पत्तियां छोड़ देनी चाहिए। 4-5 पत्तियां किसान भाई जब भी स्पाइक काट रहे हैं उसको जरूर छोड़ के काटें। मतलब छोड़ने क्या, मैंने जो बताया ना, चाकू इधर से डालें और इधर से डालें, जैसे ऐसे पत्ती निकल रही तो ऐसे काट और ऐसे कट करें। फिर काट के तुरंत किसी यानी बाल्टी या टब में उसको रख दें। और जिस हिसाब से बाजार की यानी आवश्यकता हो, बाजार में मांग हो 1 दर्जन या 20 स्पाइक का, उस हिसाब से कागज को पैकिंग करके और यानी भेज सकते हैं। जो अच्छे किसान हैं, मतलब ज़्यादा उन्नतशील किसान हैं, तो वो ट्यूबलाइट के डिब्बे में पैक करके और बाहर की बाजार में भेजते हैं। यानी पैकिंग भी अच्छी होनी हाँ, चाहिए। पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। और खासकर जो सामयिक कार्य में मैंने बताया कि कटाई बहुत ध्यान रखें, और काटने से ग्लोडुलस के जो आपको बीज और स्पाइक दोनों ही उस हिसाब से अच्छे मिले रहेंगे। डॉक्टर साहब ये तो बात है ग्लेडियोलस की, अब बात आती है गेंदा। तो गेंदा में जो हमारे किसान भाई फसल लेना चाहते हैं गर्मी की, तो उन्हें किस तरह की तैयारी करनी है, क्या करना है? गेंदा एक ऐसी फसल है पुष्प कृषि में सबसे कम कीमत, लागत से अधिक आय देने वाली और पूरा परिवार लगा रहने वाला, जिसको पूरे परिवार को रोजगार मिल सके, वो ऐसी फसल है। मतलब गेंदे की फसल ऐसी है कि बहुत कम लागत लगती है, बीज की मात्रा बहुत कम होती है और ज़्यादा एक्चुअली वैज्ञानिक और उस हिसाब की भी ज़रूरत उस हिसाब से नहीं पड़ती। लेकिन अगर वैज्ञानिक ढंग से करेंगे तो अच्छा उत्पादन कर, क्योंकि अगर गर्मी की फसल ले रहे हैं तो इस समय उसकी पौध डालने का समय है। पौध डालने के लिए 1 मीटर चौड़ा और 5 मीटर 6 मीटर जिस हिसाब से आप बुआई करें, 1/20 भाग जितना एरिया लगाना, उसका 1/20 भाग की मतलब उसका एरिया पौध यानी बुआई के लिए रखें। जो एरिया बो रहे हैं, मान लीजिए आपको यानी 2000 स्क्वायर मीटर है, तो उसका 20वां हिस्सा मतलब आपको पौध के लिए, अच्छा उतना हिस्सा पौध के लिए, हाँ उतना एरिया चाहिए। तो 1 मीटर चौड़ा और 5-6 मीटर जिस हिसाब से लंबाई का आप बना सकते हैं, और उसको 15 सेंटीमीटर रेज करके और सीड डाल दें, उस पर सीड फैला दें हल्का हल्का, और थोड़ा सा फिर बालू और खाद मिला हुआ मिक्सचर उस बीज को हल्का सा ढक दें, और पुआल उवाल या घास जो भी है उसको ढक दें और हल्की सिंचाई कर दें। 3-4 दिन में उसकी स्प्राउटिंग हो जाती है, तीसरे या चौथे दिन उसमें दिखाई देने लगता है, तो वो घास फूस हटा दें। घास फूस रखने का कारण ये होता है कि कोई भी बीज क्योंकि बहुत हल्का होता है, अगर हम पानी लगाएंगे तो बीज इकट्ठा हो जाएगा या बह जाएगा, इसलिए घास फूस डाल करके ही ऊपर से पानी डाला जाता है। दूसरा ये होता है कि अगर हम यानी क्यारी रेज करके नहीं डालेंगे, मतलब थोड़ा उठा करके बोते हैं, इसलिए है कि अगर पानी भर देंगे, छोटी स्टेज की सीडलिंग रहती है, तो पानी भरने से वो मर जाएगी। तो पानी अगर आपने थोड़ा सा सिंचाई कर दी, फ्लड इरिगेशन कर दी, तो भी उसमें पौध मरने के चांसेस नहीं रहते। तो ये गर्मी की फसल में ले सकते हैं और बहुत अच्छे पैसे गर्मी की फसल में मिल सकते हैं, क्योंकि इस समय में ज़्यादा फ्लावर यानी उत्तर भारत में बहुत कम होते हैं, तो इसलिए गेंदा और प्रचुर मात्रा में मिल सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे बाजार में गुलाब की भी बहुत मांग है, तो गुलाब की जो खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं, उन्हें इस समय कौन सी बातों को बहुत ध्यान में रखना है? अब जो गुलाब का एक्चुअली जो किसान भाई खेती कर रहे हैं, गुलाब में कट फ्लावर के रूप में जो भी वैरायटी बिक रही हैं, बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, बहुत ही पेरिनियल नेचर है, एक बार लगाएंगे तो करीब 15 साल तक चलता रहता है। और इस समय जो काम है, जो इस समय करना चाहिए, अगर आपके पास रूट स्टॉक है तो जो आप पौधे तैयार करना चाहें तो बडिंग का सबसे अच्छा, मतलब जो पौधा है कैसे तैयार करेंगे पौध, तो उसके पौधों की तैयारी करने के लिए ये बहुत उपयुक्त समय है, बडिंग कर सकते हैं। दूसरा, जहाँ तक हमारी फसल जो इस समय यानी है
यानी खड़ी हुई है, फ्लावरिंग हो रही, थर्ड यानी तीसरा फ्लस आ चुका है, तो उसमें कीड़े इस समय जो समय आ रहा है वो थोड़ा सा एफिड मतलब जो माहू और इस टाइप का हो रहा है, प्रकोप हो रहा है। कुछ बीमारियां देखेंगे क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो कुछ गुलाब में ऐसा होता है, कुछ यानी सिकुड़ने वाली पत्तियां बीमारी, कुछ धब्बे या पाउडरी मिल्डी। इस हिसाब से अगर उसको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसमें क्या है कि आपको रोगोर लेना है, कीटनाशी दवा होती है 0.25% और मैंकोजेब तो 0.25% सोल्यूशन, दोनों को मिक्स करके यानी स्प्रे 10 दिन के अंतर पर जरूर करें, क्योंकि इस समय ही ज्यादातर बीमारियां, कीड़ों का प्रकोप होता डॉक्टर है। साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की जानकारी के बाद अब प्रस्तुत है मौसम समाचार। मौसम में पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम औसत तापमान लगभग 24.4 डिग्री से 27.5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया तथा न्यूनतम तापमान लगभग 8.4 डिग्री से 18.3 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। इस दौरान हवा की औसत गति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा रही। मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों भले ही सुबह शाम ठंडी हवा चल रही है, लेकिन दोपहर में तपिश बढ़ती जा रही है। पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में तेज धूप के बाद हल्के बादलों की आवाजाही हो सकती है, जिससे तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है। फिलहाल मौसम का मिजाज हल्का सर्द बना रहेगा, लेकिन दिन के तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। तापमान की बात करें तो आने वाले दिनों में प्रदेश का अधिकतम औसत तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इस बीच प्रदेश के सभी अंचलों में 9 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से औसत हवाएं चलती रहेंगी। और अब बात करते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए कुछ सामयिक कार्यों के बारे में। किसान भाई इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों तथा सब्जियों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। टमाटर के फलों को फली छेदक कीट से बचाव हेतु किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाएं। वे कीट से नष्ट फसलों को इकट्ठा कर जमीन में दबा दें। साथ ही फल छेदक कीट की निगरानी हेतु फेरोमोन प्रपंच को 2 से 3 प्रपंच प्रति एकड़ की दर से लगाएं। बैगन की फसल को प्रोरोह एवं फल छेदक कीट से बचाव हेतु ग्रसित फलों तथा प्रोरोहों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो स्पिनोसेड कीटनाशी 48 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 4 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। इस मौसम में गेंदे में पुष्प सड़न रोग के आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, अतः किसान भाई फसल की निगरानी करते रहें। यदि लक्षण दिखाई दे तो बावेस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इस समय किसान भाई आम के बागों की जुताई करें ताकि मिली बग कीटों के अंडे तथा नए प्रजन्म नष्ट हो सके। पेड़ के मुख्य तने पर लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 1 फीट चौड़ी प्लास्टिक की एक चादर तने के चारों ओर लगाएं। ग्रीस से सभी प्रकार के छेदों को बंद कर दें। तापमान को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों, मिर्च, टमाटर, बैंगन आदि की बुआई करें तथा टमाटर, मिर्च, कद्दू वर्गीय सब्जियों की तैयार पौधों की रोपाई कर सकते हैं। बीजों की व्यवस्था किसी प्रमाणित स्रोत से ही करें। इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि गाजर, मूली, चुकंदर और शलगम की फसल की निराई गुड़ाई करें तथा चेपा कीट की निगरानी करें। किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।